डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे डीएसएसबी पेपर एनालिसिस या डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर के पेपर सॉल्यूशंस के बारे में अपन बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला, लास्ट तक बने रहेगा, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। और साथ ही साथ अपन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। डियर फ्रेंड्स, जितने भी मैंने इससे पहले डीएसएसबी के पेपर सॉल्यूशंस के वीडियो बनाए हैं, उसमें साथ ही साथ अपन ने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वो क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं, चाहे आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखना और उसके बाद में एग्ज़ाम देके आना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके एग्ज़ाम में 100 to 1% वो एग्ज़ाम आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले अपन ने 6 पार्ट को क्लियर किया था डीएसएसबी पेपर में, तो आगे का पार्ट अपन डिस्कस करेंगे। और नॉन नर्सिंग का स्पेशली तौर पर मैंने 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उससे रिलेटेड मतलब उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। प्लेलिस्ट में आप जाके डीएसएसबी की स्पेशल क्लासेस और पेपर सॉल्यूशन को ज़रूर देखना, या फिर मैं उनकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अपन बात करते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपके डीएसएसबी में। पेशेंट टेकिंग एंटीसाइकोटिक लास्ट 3 मंथ्स। एक पेशेंट है जो लास्ट 3 मंथ से एंटीसाइकोटिक ले रहा है एंड शोविंग बिजारे बिहेवियर, और क्या शो कर रहा है? बिजार बिहेवियर और नेक स्टिफनेस एंड डिस्पेजिया। ये कंडीशन अकर हो रही है। देखो, शोविंग बिजार बिहेवियर, नेक स्टिफनेस की कंडीशन और डिस्पेजिया की कंडीशन अकर हो रही है। तब कब हो रही हैं? जब एक पेशेंट है जो एंटीसाइकोटिक ले रहा है लास्ट 3 मंथ से। तो कौन सी कंडीशन होगी? सभी को बताएं ये कंडीशन ईपीएस, क्योंकि एंटीसाइकोटिक क्या कोज करती हैं? सबसे पहले ए साइकोटिक अपन बोल सकते हैं, एंटीसाइकोटिक एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स कोज करती हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा अपन बात करते हैं। और अपन बोल सकते हैं कि एंटीसाइकोटिक को और क्या बोल सकते हैं, ये क्या करवाती हैं? डोपामिन को सप्रेस करवाती हैं। इसको D2 ब्लॉकर भी बोला जाता है, मेजर ट्रैंक्विलाइजर भी बोला जाता है। तो ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। देखो, डोपामिन से भी पूछा जा सकता है, मेजर ट्रैंक्विलाइजर से भी पूछा जा सकता है, और D2 ब्लॉकर से भी पूछा जा सकता है। मतलब तीनों को ही एंटीसाइकोटिक अपन बोल सकते हैं। चलिए अपन बात करते हैं ये क्या कोज करवाती हैं। मतलब शोविंग बिजार बिहेवियर, नेक स्टिफनेस एंड डिस्फेजिया, ये ईपीएस के साइन हैं। ईपीएस किससे ज़्यादा होता है? सबसे पहले एटिपिकल एंटीसाइकोटिक और टिपिकल एंटीसाइकोटिक सभी को पता है कि एटिपिकल और टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होती हैं और हेलोपेरिडोल होती हैं, उससे सबसे ज़्यादा ईपीएस कोज होता है। चलिए बात करते हैं। एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स आर कॉमन विद एंटीसाइकोटिक्स, पर्टिकुलरली विद टिपिकल एंटीसाइकोटिक। जो पर्टिकुलरली टिपिकल एंटीसाइकोटिक होता है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक मैंने अभी बताया हेलोपेरिडोल से सबसे ज़्यादा कोज होता है ईपीएस। ईपीएस आपको ऑप्शन में देखने को मिला था, ईपीएस अपन दे सकते हैं, या हेलोपेरिडोल का कोज मिला था, और या फिर अपन बोल सकते हैं कि टार्डिव डिस्किनेसिया आपको ऑप्शन में मिला था, तो उसको आपको राइट करना था। और बात करते हैं आगे अपन। एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स आर कॉमन विद एंटीसाइकोटिक। एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स जो कॉमन होते हैं एंटीसाइकोटिक से, पर्टिकुलरली कौन सी होती हैं? टिपिकल एंटीसाइकोटिक से। These cases illustrate an example of dysphagia induced by use of the antipsychotic medications haloperidol and risperidone से सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी अपन हेलोपेरिडोल को और सेकंड अपन रेस्पेरिडोन को देंगे, मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन देखो, एक और आता है। ये क्वेश्चन एक और आता है। ए और बी वर्क्स टुगेदर कंप्लीट वर्क 4 days। ए और बी वर्क कर रहे हैं दोनों साथ में, और दोनों साथ में वर्क करेंगे 4 days में। और सम वर्क सिंगल, और कुछ वर्क एक सिंगल ए करता है फिनिश विद 8 days में। एंड देन फाइंड हाउ मच टाइम विल टेक बी। मतलब इसकी जगह पर राम और श्याम बोल सकते हैं कि राम और श्याम वर्क्स टुगेदर कंप्लीट वर्क 4 days। सम वर्क सिंगल राम फिनिश विद 8 days, देन फाइंड हाउ मच टाइम विल टेक श्याम। यहाँ पे मैंने ए और बी लिखा है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, राम और श्याम आ सकता है, मनीष और श्याम आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन 100% 2 से 3 क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं कि 40% ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि मैथ्स में और रीजनिंग दोनों में ये कैलकुलेट कर सकते हो आप इजीली तरीके से। और इसमें एक और इसी का टाइप आता है कि
एक पाइप है ए जो हॉज को 40 मिनट में भर रहा है, बी 30 मिनट में भर रहा है, तो दोनों साथ में कितने भरेगा। सेम टू सेम मैंने ये क्वेश्चंस आपको पेपर सॉल्यूशन में करवाए हैं। सारी की सारी मैथ और रीजनिंग को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना आप। उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए अपन इसको, और एक और बात, आप जो भी नॉन नर्सिंग का पेपर सॉल्यूशन करते हो, मतलब पेपर करते हो एग्ज़ाम में, आप बाई लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज में ज़रूर पढ़ना नॉन नर्सिंग को, क्योंकि ईजी तरीके से नॉन नर्सिंग हिंदी में ही समझ में आती हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको एक बार शेयर ज़रूर करना, प्लीज़ इसको एक बार अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, क्योंकि इम्पोर्टेंट सेशन है, काफ़ी लोगों की हेल्प होगी। देखो ए और वर्क्स टुगेदर, ए और वर्क्स टुगेदर दोनों को बोल रहे हैं, दोनों वर्क साथ कर रहे हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं, 4 डेज़ में। 4 डेज़ में ए और बी वर्क्स टुगेदर 4 डेज़, और ए अकेला इस काम को, ए अकेला ये काम को कितने दिनों में कर रहा है, 8 डेज़ में। और बी की अपन को याद करनी है, यहाँ पे ये दे रखा है, बी को अपन मान लेते हैं एक्स। अगर ये सारे के सारे इतने दिनों में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/4 हो जाएगा। ए और बी का 1/4 हो जाएगा, और ए का हो जाएगा 1/8, और ये बी की याद करनी तो 1/x। आगे अपन करते हैं, देखो ए प्लस बी आपको दे रखा था 4, बी आपको याद करनी थी इसलिए अपन ने x मान लिया, और ए का दे रखा था सिंगल आपको 8 डेज़। तब 1 डे में कितना होगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/x हो जाएगा, ये भी 1/8 हो जाएगा, क्योंकि एक दिन का काम होगा। देखो 4 दिन का काम हो रहा है तो एक दिन का कितना काम होगा, 1/4 हो जाएगा। तब अब इन सबको अपन कैसे जोड़ देंगे, ए प्लस बी ऐसे जोड़ देंगे अपन इनको, क्योंकि यही तो पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू अपन को दे रखी है, ए की दे रखी है, देखो ए की दे रखी है, बी की अपन को याद करनी है, और इन दोनों की तो अपन को दे रखी थी 1/4 मतलब 4 दे रखी थी, तो एक दिन में अपनी 1/4 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी थी अपन के पास में, 1/8, प्लस अपन को बी की वैल्यू नहीं दे रखी थी तो एक्स मान लिया था अपन ने 1/x, ये अपन ने ये हो गया। अब देखो जो न्यूमेरिकल्स और अल्फ़ाबेटिव नंबर्स हैं तो वो एक साइड में होंगे, न्यूमेरिकल्स एक साइड में होंगे, तो ये 1/8 इधर चला जाएगा तो प्लस में है इधर, तो यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा। कैसे होगा, देखो 1/8 था आपके 1/x बराबर 1/4, तो 1/x आपके इधर रह जाएगा, 1/4 इधर चला जाएगा, और 1/-8 ये माइनस का हो जाएगा। अब 1/x बराबर क्या होगा, इसका अपन एलसीएम लेंगे तो आपके एलसीएम कितना आएगा, 4 और 8 का एलसीएम कैसे होता है, देखो ऐसे होता है, यहाँ से 2 का भाग दिया तो 2 बार, यहाँ पे 4 हो गए और 2 का जाएगा इसमें, तो 2 हो गए, 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे और 2 आ जाएगा 1, यहाँ पे 1, तो ये इन तीनों की संख्या जो 2 और 2 आई थी, उन दोनों को गुणा करेंगे तो अपन के पास में 8 आ जाएगा। तब अपने पास में एलसीएम आ गया 4। अब 4 का भाग देंगे 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 8 का 8 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो 1/x बराबर अपने कितना पास आया, 2 में से 1 गया तो 1/8, ये 1/8 अपन बोल सकते, 1/8, तो आपके x बराबर कितना हो गया, 8 डेज़ में हो गया। तो b अकेला उस काम को 8 डेज़ में पूरा करेगा, ये b की वैल्यू आ गई, आराम से आ गई। ऐसा क्वेश्चन आप सेम टू सेम हौज जो एक हौज को 30 मिनट में बढ़ता है, तो सेम टू सेम उस तरीके को आप इस तरीके को अप्लाई कर सकते हो, ईजिली तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आंसर फटाफट से आ जाएगा आपका। चलिए आगे अपन एक और एनालॉजी का क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है 20, वापस 18 हो गया, वापस 14 हो गया, वापस 8 हो गया, और आगे मिसिंग नंबर दे रखा है, याद कीजिए। तो यहाँ पे देखो 20 में से 2 गए, कितने बचे, 18 आ रही है फर्स्ट संख्या, सेकेंड 18 में से 4 गए, कितने आ रहे हैं, 14 में से 4, 14 में से कितने गए,
6 गए 8 आ रहा है, तब 8 में से 8 गए तो आपके पास में कितना आएगा 0। यहाँ पे मिसिंग नंबर आपका 0 होगा। कैसे होगा देखो, सबसे पहले अपन ने इसमें से 18 में से मतलब 20 और 18 में कितनी अंतर है, अपन बोल सकते हैं 2 का अंतर है। यहाँ पे कितना है 18 और 14 में, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 का अंतर। देखो 20 और 18 में आपका 2 का अंतर है, 18 और 14 में आपका 4 का अंतर है, 14 और 8 में आपका 6 का अंतर है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे ये देखो कंटिन्यू वैल्यू जा रही हैं, 2 4 6 2 का अंतराल जा रहा है। यहाँ पे आपकी अगली वैल्यू आएगी 8, ये देखो 8 आएगी, तो 8 में से 8 गया तो आपके पास में कितना बचा, के पास में 0, तो ये वैल्यू 0 आएगी आपकी। चलिए आगे बात करते हैं। नॉन नर्सिंग को काफ़ी तरीके से मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। एक वीडियो से मैंने पूरा अपन बोल सकते हैं कि आपके नर्सिंग में जो भी नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन आते हैं पूरा डिस्कस किया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। और साथ ही साथ अपन हर मतलब पेपर सॉल्यूशन में थोड़े बहुत क्वेश्चन अपन रीजनिंग और मैथ के करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। ये देखिए 400 ऑफ 70%, मतलब 400 का हिंदी में होता है 400 का 70% कितना होता है, तो सभी को पता है। का की जगह अपन क्या सख्त, का मतलब क्या होता है, ये क्रॉस होता है, मतलब गुणा होता है, तो सभी को पता है 400 यहाँ पे 70 अपन बोल सकते हैं, और 100 अपन लगा देंगे। यहाँ से 70% है तो 100 यहाँ, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, बात एक ही है आपके पास में, चाहे यहाँ लगा लो। 1 0 से 1 0 गया और 1 0 से 1 0 गया, तो 40 × 7 कितना होगा 280 आपका आंसर आएगा। हो गया। आगे बात करते हैं अपन। ये देखो आपका एक क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट ऑन विच डे। वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में देखो लगातार क्वेश्चन आ रहा है वर्ल्ड हेल्थ के डे के बारे में। तो वर्ल्ड हेल्थ डे एवरी ईयर सेलिब्रेट ऑन 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी क्वेश्चन देखो हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा, किसी ना किसी क्वेश्चन एग्जाम में ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ रहा है वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में। तो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट ऑन विच डे। वर्ल्ड हेल्थ डे एवरी ईयर सेलिब्रेट ऑन 7 अप्रैल। तो देखो वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में लगातार क्वेश्चन पुटअप हो रहा है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड हेल्थ डे की 2024 में थीम क्या थी, द थीम इज वर्ल्ड हेल्थ डे एंड 2024 इज़ माई हेल्थ माई राइट, मेरी हेल्थ और मेरा राइट मेरा अधिकार। ये ध्यान रखना, माई हेल्थ इज़ माई हेल्थ और माई राइट वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है। एवरी ईयर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ध्यान रखना दोनों को भी। अगला क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन आया था डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन आया था, तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन के अंदर रिकेट्स होगी, और साथ ही साथ अडल्ट में पूछ लिया जाए तो अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया होगा। ये देखो ये एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया था प्रीवियस वीडियो में, मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था और बताया था आपको 3 स्टार इस पे देना ज़रूर, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और देखो एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है, चाहे आप प्रीवियस वीडियो को एक बार देखना उसके बाद में ये पढ़ना, तो पता चल जाएगा कि मैंने सबसे पहले ये बताया था कि ये आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेंड्स पूछा जा सकता है, तो एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। देखो व्हाट इज एस्प्री डे कॉर्प्स। एस्प्री डे कॉर्प्स क्या होता है, एस्प्री डे कॉर्प्स इज ए फीलिंग ऑफ क्या होती है, लॉयल्टी एंड प्राइड दैट इज शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप हु कंसिडर देमसेल्व्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल इन सम स्पेशल वे। मतलब इसका मतलब आपको ऑप्शन में देखने को मिला था फीलिंग ऑफ लॉयल्टी। फीलिंग ऑफ लॉयल्टी मतलब होता है अपने आप को लॉयल मानना, अपन बोल सकते हैं कि फीलिंग ऑफ लॉयल्टी एंड प्राइड, और प्राइड दैट इज़ शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं हु कंसिडर देम सेल्व्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम द देयर अदर पीपल इन सम स्पेशल वे। एक ही तरीके से अपन बोल सकते हैं कि उसको सॉल्व आउट करना, फीलिंग ऑफ लॉयल्टी दैट इज़ एस्प्री डे कॉर्प्स। पूछ लिया गया था क्वेश्चन, आपको ऑप्शन में देखने को मिला था फीलिंग ऑफ लॉयल्टी। अनोदर नेम और सिनोनेम ऑफ एस्प्री डे कॉर्प्स को बोल सकते हैं कि मोरल या टीम मेंबर। अनोदर नेम और सिनोनेम्स पूछा जा सकता है कि एस्प्री डे, मतलब ये इंग्लिश का भी क्वेश्चन हो सकता है। एस्प्री डे कॉर्प्स का
अपन बोल सकते हैं सिनोनिम या अनदर नेम क्या है, मोरल और टीम स्पिरिट होता है। एक और क्वेश्चन ये भी मैंने मेरे वीडियो में बताया था आपको, द बिनेट सिम्पसन टेस्ट। बिनेट सिम्पसन टेस्ट क्या होता है, ये एक अपन बोल सकते हैं कि उसमें अपन चेक करते हैं कि चिल्ड्रंस के इंटेलिजेंस को इसमें चेक किया जाता है, आईक्यू को चेक किया जाता है। चलिए पढ़ते हैं, द बिनेट सिम्पसन टेस्ट क्रिएटेड इन 1904। बिनेट सिम्पसन टेस्ट कब क्रिएट किया गया था, 1904 में, बाई फ्रेंच साइंटिस्ट अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडर सिम्पसन ने ये किया था। इज ए सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड टेक एंड टास्क्स दैट मेजर ए चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयर इट टू द एवरेज। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि चाइल्ड्स के इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करना, मेजर करना, एंड कंपेयर करना इट टू द एवरेज वैल्यू से, उसको कंपेयर करना। वो होता है ना, क्रोनोलॉजिकल एज होगी और मेंटल एज को अपन को डिस्क्राइब करना है। टेस्ट वाज डिजाइनेड टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु वर डेवलपिंग टाइपिकली, दोज हु नीडेड स्पेशल एजुकेशन एंड दोज हु वर लैगिंग बिहाइंड। इसमें मतलब इंटेलेक्चुअल फंक्शंस चिल्ड्रंस के चेक किए जाते हैं, बस आपको एग्जाम में देखने को ऑप्शन में वही मिलेगा। द टेस्ट फोकसेज ऑन मेंटल एबिलिटीज़। टेस्ट का फोकस कहाँ पे होता है, मेंटल, जो चाइल्ड्स की मेंटल एबिलिटीज़ लाइक अटेंशन और मेमोरी रेदर देन लर्नेड इन्फॉर्मेशन लाइक मैथ, और अपन बोल सकते हैं रीडिंग कैसे कर रहा है बच्चा, अटेंशन और मेमोरी को चेक किया जाता है इसमें। स्टॉलवर्दी साइन सीन इन विच कंडीशन, स्टॉलवर्दी साइन सीन इन विच कंडीशन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉलवर्दी साइन सीन इन विच कंडीशन, प्लेसेंटा प्रीविया से हर बात कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने एक और क्वेश्चन बनाया है, स्टॉलवर्दी साइन सीन इन विच कंडीशन, प्लेसेंटा प्रीविया नॉट सेट, तो 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए साइन ऑफ प्रेगनेंसी कंसिस्टिंग ऑफ ए डार्क, एक साइन है ऑफ प्रेगनेंसी का जो कंसिस्टिंग जो बनता है ऑफ ए डार्क ब्लूइश और पर्पलिश रेड कलर से ऑफ द वेजाइनल और सर्वाइकल म्यूकोजा एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द एरिया, टू दिस एरिया को बोल सकते हैं कि वेजाइना का एरिया, वहाँ पे क्या हो रहा है, डार्क ब्लूइश और पर्पलिश रेड कलर ऑफ द वेजाइना और सर्वाइकल म्यूकोजिया टू दिस एरिया इज नाउन एज, सभी को पता है चैडविक साइन 2021 में। ये देखो इसकी कितनी लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन आया है, नोट से 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको देखना, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं अपन डोज ऑफ IFA आयरन फोलिक एसिड, इसका मतलब होता है आयरन फोलिक एसिड। देखो डियर फ्रेंड्स, डोज ऑफ आयरन फोलिक एसिड, हर बार आयरन फोलिक एसिड से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब आयरन फोलिक एसिड से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया है कि डोज ऑफ आयरन फोलिक एसिड IFA फॉर प्रेग्नेंट लेडी के लिए इन एनीमिया मुक्त भारत, शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं AMB, एनीमिया मुक्त भारत AMB कैंपेन। इसका कैंपेन क्या था कि 60 mg आयरन दी जाती है और 500 mcg क्या दी जाती है, फोलिक एसिड दिया जाता है। या अपन बोल सकते हैं कि इसकी 500 के अंदर 1000 का अपन भाग लगा देंगे, 20 से 20 गया, 1.5 mg फोलिक एसिड की टैबलेट्स प्रेग्नेंट लेडी को दी जाती हैं। और आयरन की कितनी दी जाती हैं, 60 mg। दोनों को अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, एक तरीके से भी पूछा जा सकता है, मतलब दोनों को कंबाइन करके आयरन फोलिक एसिड अपन बोल सकते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को कब दी जाती है, जब एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन था तो उसकी डोज क्या थी, 60 mg और 500 mcg या 0.5 mg। चलिए आगे बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी। एज्यूमिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ एज 32 डेज, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ कहाँ पे कितनी हो रही है, 32 डेज, एंड LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एज जून 10 जून को हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली ड्यू डेट, मतलब अपन बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी EDD क्या होगी। तो सभी को पता है, अगर
28 डेज से जितनी ज़्यादा डेज होंगे कि उनको अपन अपनी की वैल्यू आएगी उसमें अपन कितना ऐड कर देंगे, जितने डेज ऐड होंगे उसमें प्लस कर देंगे। अगर 28 डेज से ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं तो जितने डेज हैं उनको अपन प्लस कर देंगे। और अगर 28 डेज से मेंस्ट्रुअल साइकिल कम आ रही है, मान लो सपोज दैट 22 आ रही हैं और 22 में और 28 में कितना है डिफरेंस 6 है, तो अपन उनकी जो वैल्यू आएगी उसमें से अपन 6 माइनस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को वैसे तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। देखो एक है LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ये है, उसमें अपन ने ऐड किया है सेवन्थ डेज। ये इसका फॉर्मूला होता है, अपन बोल सकते हैं फॉर्मूला होता है प्लस 9 मंथ। अब LMP क्या दे रखा है, LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कितना था, यहाँ पे अपन को कितना दे रखा है 10 जून। यहाँ पे अपन 10 जून लिखेंगे, 10 जून हो गया, जून प्लस 7th डे। ये जून और 9 मंथ का करके क्या होगा, मार्च आएगी अपनी, मार्च आएगी। और 10th और 7th कितने होंगे 17 होंगे। और कितने डेज हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी कितनी ज़्यादा हो रही है 4 डेज, 17 में 4 करेंगे तो आपकी 21 मार्च आपका आंसर होगा। 21 मार्च आपका आंसर होगा। जीप में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। एज्यूमिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ एज 32 डेज एंड LMP एज आपकी क्या दे रखी हैं 10th डेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली ड्यू डेट या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी। जैसे LMP का फॉर्मूला होता है, मैंने अभी आपको बता दिया 7th डेज, इसमें LMP प्लस 7 डे प्लस 9 मंथ। डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का नेगल्स रूल्स क्या होता है। तो ये आपका होता है LMP आपको दे रखी है 10 डे प्लस 7 डे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस 9 मंथ। मार्च और 9 मंथ में अपन ऐड करेंगे तो मार्च मतलब अपन बोल सकते हैं कि आप जून और 9 मंथ ऐड करेंगे तो आपकी मार्च आएगी। और 7 और 10 कितने होते हैं 17 होते हैं। और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन बढ़ रही हैं 4 दिन बढ़ रहे हैं, 17 और 4 21 मार्च आपका आंसर होगा। ये भी नॉट सेट 2024 के अपन बोल सकते हैं कि आपका 6 था ना, उसमें प्री में आया था ये क्वेश्चन। विच IUCD नीड्स टू बी रिप्लेस्ड ओनली आफ्टर 10 ईयर्स। कौन सी IUCD है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस होते हैं उनको अपन 10 ईयर्स के बाद अपन उनको क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे। तो कौन सा है कॉपर T380। ये कॉपर T380 ये के बारे में पूछा जाता है, जिप में भी पूछा गया था। आगे बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द फिटल सर्कुलेशन। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फिटल सर्कुलेशन के अंदर एंटर करता है, एंटर्स इन द फिटल सर्कुलेशन फ्रॉम, कहाँ से सर्कुलेशन फ्रॉम अम्बिलिकल वेन से, वाया कहाँ से वो एंटर करेगा तो डक्टस वेनोसस आपका आंसर होगा। डक्टस वेनोसस प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। डक्टस वेनोसस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिटस में कहाँ से एंटर होगा तो सभी को पता है डक्टस वेनोसस। हर बार एग्जाम में डक्टस वेनोसस से क्वेश्चन पूछा जाता है, जीपीआर में आया हुआ क्वेश्चन है। द नर्स एक्सप्लेन्स टू द मदर। एक नर्स हैं जो एक्सप्लेन कर रहे हैं मदर को ऑफ ए नियोनेट डायग्नोज्ड विद इरिथ्रोब्लास्टोसिस। एक नियोनेट हैं जो डायग्नोज हुआ है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस से, दैट द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ। और उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन को क्या करना है एक्सचेंज करना है। ये किस लिए नेसेसरी है, किस लिए है कि वो प्रिवेंट कर सके कौन से, अगर ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचा सके तो ब्रेन जो होता है आपका ऑर्गन उसको डैमेज होने से बचाने के लिए ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट डैमेज। अगला इम्पोर्टेंट है, एक मैटरनिटी नर्स है मस्ट बी अवेयर दैट स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज़ फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस इन प्रेगनेंसी इज डन एट। प्रेगनेंसी के अंदर एक मैटरनिटी नर्स डायबिटीज़ मेलाइटस को कब डन करेगी, कब करेगी चेक 24 to 28 वीक, 24 से 28 वीक में डायबिटीज़ मेलाइटस को चेक करेगी, जिसमें 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन।
एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पोस्टमार्टम इंसर्शन ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइस PPIUCD, अपन बोल सकते हैं पोस्टमार्टम इंसर्शन ऑफ इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस शुड बी इनिशिएटेड विद इन हाउ मैनी हावर्स, कितने घंटों के अंदर लगाना चाहिए कि पोस्टमार्टम डिवाइस, मतलब बोल सकते हैं कि डिलीवरी के कितने घंटों के बाद में लगाना चाहिए। तो आफ्टर डिलीवरी के बाद में ऑफ बेबी विद इन 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी, अपन बोल सकते हैं कि डिलीवरी के बाद में विद इन 48 आवर्स के अंदर आपको अगर IUCD लगानी है तो डिलीवरी के 48 घंटे के अंदर मतलब डिलीवरी की हो गई है उसके बाद में 40 डेज़ के अंदर आपको IUCD इंसर्शन अगर करवाना है तो करवा सकते हो। ये भी नॉट सेट 2022 मेंस भी पूछा गया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट 36 वीक पे, एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल अमाउंट कितनी, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 1000 ml मैक्सिमम होता है। नॉट सेट आपके 22 में प्री में पूछा गया था क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट 36 वीक पे तो इतना इसका नॉर्मल अमाउंट होगी 1000 ml। अगर 40 वीक्स पे पूछ लिया जाए तो 600 to 800 ml इसकी नॉर्मल वैल्यू होगी। अगर आपको एग्ज़ाम में ये वैल्यू ना देखने को मिले, ये वैल्यू देखने को मिले तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये होगी। तो व्हाट इज़ द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट 40 वीक्स तो 600 से 800 ml। ये देखो जिका वायरस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जिका वायरस क्या होता है, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है क्योंकि आपके जो भी मॉस्किटोज होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एडिस एजिप्टी इज़ द प्राइमरी मॉस्किटो दैट स्प्रेड्स जिका वायरस। तो जिका वायरस का मोस्ट कॉमन आपका कौन सा होगा, प्राइमरी रूट कौन सा होगा, एडिस एजिप्टी होगा। मतलब जिका वायरस सबसे ज़्यादा एडिस एजिप्टी से फैलता है, स्प्रेड होता है। जिका वायरस इज मोस्ट कॉमनली स्प्रेड टू पीपल बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडीज। जो एडीज एजिप्टी होती हैं स्पीसीज मॉस्किटो की, जो एडीज एजिप्टी होती हैं वो इन्फेक्टेड करती हैं। सबसे ज़्यादा स्प्रेड एडीज एजिप्टी से होता है, मोस्ट कॉमन आप बोल सकते हैं कि कौन सा होगा, एडीज एजिप्टी। इट कैन आल्सो बी स्प्रेड थ्रू सेक्स फ्रॉम ए पर्सन हु इज़ इन्फेक्टेड विद जिका वायरस टू देयर सेक्सुअल पार्टनर। अगर ये और किस तरीके से हो सकता है कि एडिस एजिप्टी से ना होके और किस तरीके से सेक्स के द्वारा हो सकता है, जो एक बोल सकते हैं कि अगर मेल पार्टनर जो जिका वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसका फीमेल पार्टनर में ये ट्रांसमिट हो सकता है जिका वायरस। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है का प्राइमरी रूट, या अपन बोल सकते हैं कि प्राइमरी कोज कौन सा होगा, एडिस एजिप्टी। मोस्ट कॉमन कोज कौन सा है, एडिस एजिप्टी। ये देखो डियर फ्रेंड्स, बेड सोर्स से आपके क्वेश्चन पूछा गया था, 3rd स्टेज का पूछा गया था। तो इसमें इमेज बेस्ड की क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी मैं आपकी सेशन में कराऊंगा। इमेज बेस्ड DSSB के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही अपन बोल सकते हैं कि 2019 में एग्ज़ाम हुए थे, उसमें नहीं पूछे गए थे, लेकिन अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे भी जाएंगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इमेज बेस्ड की क्वेश्चन DSSB में पूछे गए थे, लेकिन अब इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो ये नॉर्थ साइड में भी इम्पोर्टेंट है। तो बेड सोर की स्टेज फेस्ट होगी तो स्किन कैसी होगी वहाँ पे, रेडनेस ऑफ द स्किन। ये देखो रेडनेस ऑफ द स्किन, मतलब ओनली फॉर रेडनेस होगी स्किन। स्टेज सेकेंड में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर्स, आपके ब्लिस्टर्स बनना स्टार्ट होंगे, फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर्स। और 3rd स्टेज में क्या होगा, डैमेज ऑफ स्किन। थोड़ी स्टेज आपकी स्किन क्या होने लगेगी, डैमेज होगी। ये 2nd स्टेज हो रही है, क्या ब्लिस्टर्स बन रहे हैं ना, देखो वाइट सा दिख रहा है और रेडनेस यहाँ पे दिख रही है। तो 1st स्टेज ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो रहे हैं, 2nd स्टेज और स्किन डैमेज हो रही है तो 3rd स्टेज। और 4th स्टेज में क्या होगी, टिश्यू लॉस हो रहे हैं, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस की कंडीशन अगर होगी तो वो 4th स्टेज में होगी। इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। ये देखो इन्फेंटोमीटर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फेंटोमीटर यूज टू मेजर एन इन्फेंट्स लेंथ। इन्फेंटोमीटर सभी को पता है, इन्फेंट्स के लेंथ को मेजर करने के लिए इन्फेंटोमीटर का यूज किया जाता है। इन्फेंटोमीटर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या कौन सा इक्विपमेंट है, इन्फेंटोमीटर यूज टू मेजर एन इन्फेंट्स लेंथ। इसका इमेज अपन देखते हैं, अलग अलग इमेज देखेंगे अपन।
ये देखो, ये देखो यहाँ से यह आपका इन्फेंट हो गया, ये उसकी अपन बोल सकते हैं पैर हो गए। तो ये लेंथ अपन मेज़र करेंगे, ये आपकी साइड में स्केल लगी हुई है, इस तरीके से भी इसकी लेंथ चेक करेंगे। इसको थोड़ा और लेफ़्ट साइड में करेंगे और राइट साइड में करेंगे। ये NICU एसेसरीज होती हैं, इन्फेंटोमीटर अपन बोल सकते हैं इस कंडीशन को। और इसका इमेज देखिए अपन, और इमेज देखे, ये देखो ये आपका बेबी हो गया। ये इन्फेंटोमीटर से नर्स इसकी क्या कर रही है, लेंथ चेक कर रही हैं। ये आपका देखो इन्फेंटोमीटर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है। आप गूगल पे भी सर्च करके इन्फेंटोमीटर के सारे इमेज देख सकते हो, इम्पोर्टेंट है इमेज। ये देखो नर्स हैं जो बच्चे की इन्फेंट की लेंथ चेक कर रही हैं यहाँ से। ये आपका इन्फेंटोमीटर है। विच इज़ यूज टू मेजर इन्फेंट्स वेट। अगर इन्फेंट्स की लेंथ चेक करने के लिए कौन सा इन्फेंटोमीटर हो गया, और अगर उसका वेट चेक करने के लिए कौन सी मशीन होगी, उसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। स्कारलेट होती हैं, वो सभी को पता है, स्कारलेट स्केल होती हैं, या और भी अपन बोल सकते हैं। देखो, प्रोसीजर फॉर वेटिंग इन्फेंट्स या चिल्ड्रन यूजिंग ए डिजिटल इन्फेंट स्केल, cover scale with paper, activate the scale by turning it to on, zeros will appear all the display panel। ये देखो zeros यहाँ पे डिस्प्ले पैनल पे appear होता है। देखो ये होती हैं डिजिटल आपका वेटिंग स्केल होती हैं, इन्फेंट्स स्केल होती हैं। कैसा होगा, ये देखो यहाँ पे बेबी को सुला दिया जाएगा और उसका वेट यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। ये हो गया आपका बेबी का वेट। और एक और होती हैं, ये देखो इससे भी अपन चेक करते सकते हैं। ये बेबी का वेट यहाँ से चेक किया जा रहा है। ये देखो साल्टर होता है, स्कारलेट नहीं साल्टर होता है, सॉरी साल्टर स्केल इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 2 years ओल्ड टू द नियरेस्ट 1.0 kg। जो ओल्डर होता है 2 years में, उनके लिए चिल्ड्रंस का वेट चेक किया जाता है। वो क्या कहलाएगी, साल्टर स्केल कहलाएगी आपकी। साल्टर स्केल सभी को पता है। ये देखो साल्टर स्केल ऐसी होती हैं, यहाँ पे बेबी को नीचे यहाँ से यहाँ पे बेबी को अपन बोल सकते हैं कि वहाँ से इसको हैंडल अप कर लिया जाएगा और वहाँ ऊपर पकड़ लिया जाएगा, या अपन बोल सकते हैं कि कहीं लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे उस बेबी का वेट बता दिया जाएगा कितना है। सभी को पता है ये साल्टर होता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द FLACC स्केल यूज्ड फॉर चिल्ड्रन। FLACC स्केल यूज फॉर चिल्ड्रन, ये किसके लिए यूज की जाती है, चिल्ड्रन के लिए। क्यों जाती है, क्योंकि ये क्या होती हैं, द FLACC स्केल फॉर क्या होती हैं, F का मतलब फेस, L का मतलब लेग्स हो गया, A का मतलब एक्टिविटी हो गया, क्राई, C का मतलब क्राई हो गया, और C का मतलब हो गया कंसोलाबिलिटी। स्केल इज ए मेजरमेंट यूज टू असेस, बच्चे के अंदर पेन को मेज़र किया जाता है, फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एजेज ऑफ 2 months to 7 years। 2 months से 7 ईयर के चिल्ड्रंस में पेन को असेस किया जाता है। कौन सी स्केल यूज में ली जाती हैं, FLACC, फेस, लेग्स, एक्टिविटी, क्राई और कंसोलाबिलिटी। और इंडिविजुअल्स दैट आर अनेबल टू कम्युनिकेट देयर पेन, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो पेन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये FLACC स्केल यूज में की जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ये आपकी हाइट मेजर करने के लिए स्टेडियोमीटर, एक और आता है स्टेडियोमीटर से भी क्वेश्चन आता है। इन्फेंट के लिए हो गया इन्फेंटोमीटर, और अडल्ट के लिए कौन सी हो गई, अडल्ट के लिए आपकी हो गई ये स्टेडियोमीटर। ये देखो यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप खड़े रह सकते हो, यहाँ से आपका ये क्या काम आएगी, आपकी हाइट चेक करने के लिए, अडल्ट के लिए हाइट चेक करने के लिए, और इन्फेंटोमीटर लेंथ चेक करने के लिए काम में ली जाती हैं।
ये देखो ऐसा होता है, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से ये स्केल होती हैं, यहाँ से ये पूरा का पूरा आपके हैंड्स में प्रिक कर, मतलब अपन बोल सकते हैं हैंड्स के ऊपर आ जाएगा, तो आपकी हाइट यहाँ पे बता दी जाएगी। स्टडी मीटर हाइट्स के लिए यूज में किया जाता है। ये देखो ये एक और इमेज है, देख सकते हो। द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द ट्रू पेल्विस इज इंटर स्पिनस डायमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द ट्रू पेल्विस का स्मॉलेस्ट डायमीटर कौन सा होता है? इंटर स्पिनस डायमीटर। नॉट से 2021 में क्वेश्चन आया है, पूछा जा सकता है। द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द ट्रू पेल्विस इज इंटर स्पिनस डायमीटर। DMPA कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन अप टू 3 मंथ्स। देखो DMPA होता है, इसकी फुल फॉर्म आगे अपन बात करेंगे इसको पूरा। DMPA कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन अप टू, ये DMPA कॉन्ट्रासेप्टिव होता है जो प्रोटेक्शन कितने महीने तक या कितने साल तक प्रोटेक्शन दे सकता है, तो 3 मंथ्स तक दे सकता है। ये भी नॉट से 2021 में क्वेश्चन आया है। DMPA के बारे में पूरा अपन एक एक चीज़ को डील करेंगे। तो DMPA इज सप्लाइंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये DMPA होता है वो सप्लाई किया जाता है अंडर गवर्नमेंट। इसमें बोल सकते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की पिल्स यूज में ली जा सकती हैं। अंतरा भी अपन बोल सकते हैं। DMPA इज सप्लाइंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ये दी जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट DMPA सप्लाई की जाती है गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा। द ब्रांड नेम इज आपकी होगी अंतरा। ध्यान रखना DMPA का ब्रांड नेम क्या है? अंतरा। नॉट सेट, ये भी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव कोल्ड अंतरा। अगर इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं अंतरा, कंसिस्ट ऑफ, ये आपका DMPA का फुल फॉर्म है। DMPA का फुल फॉर्म है डिपोट मेड्रोक्सी। डिपोट हो गया, इसका मतलब D का मतलब डिपोट और M का मतलब मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। DMPA इट इज़ गिवन 150 mg/ml फॉर 2 to 3 मंथ्स। ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया है, 3 मंथ्स के लिए ये दी जाती हैं। द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन कॉल्ड एंड अंतरा कंसिस्ट ऑफ डेपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। DMPA इट इज़ गिवन 150 mg/ml फॉर 2 to 3 मंथ्स के लिए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सेली और मेलोक्सिफेन। सेली होती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव और मेलोक्सिफेन आल्सो नाउन एज सेंटक्रोमेन, और इसको क्या बोला जाता है? सेंटक्रोमेन इज वन ऑफ द सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है, पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर मेजर कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर। सारा डायमीटर्स को मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, तो ज़रूर देखना। द सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर मेजर इज 9.5 सेंटीमीटर। द रिलेशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द फिटस। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फिटस के वेरियस पार्ट्स का रिलेशन टू वन अनोदर इज कॉल्ड एटीट्यूड ऑफ द फिटस। द रिलेशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द फिटस टू वन अनोदर इज कॉल्ड, मतलब एक फिटस के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग एक पार्ट्स का दूसरे पार्ट्स के जो रिलेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एटीट्यूड ऑफ द फिटस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, DSSB में आ सकता है, चांसेस बनते हैं। यूजिंग नेगल्स रूल फॉर मेजरिंग EDD एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी नॉन इन्वेसिव इनडायरेक्टली मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द डेट ऑफ बर्थ। सो बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। EDD का मतलब फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, और इसको अपन बोल सकते हैं इन्वेसिव होता है इनडायरेक्टली मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द डिलीवरी की डेट को एस्टिमेट किया जाता है, ये होता है नेगल्स रूल। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको। LMP हो गया लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 1 ईयर। यहाँ पे 1 ईयर दे रहा है लेकिन -3 मंथ्स, तो 1 ईयर को 3 मंथ्स माइनस करेंगे तो आपका कितना होगा? तो इतना कठिन आपको जाना ही क्यों है? तो आपका LMP प्लस 9 मंथ प्लस आपका 7 डेज, ये आपका नेगल्स रूल होगा।
पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इससे तो आता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।